यूपी की सियासत में कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। हालांकि इनकी चर्चाएं पिछले 3 दशक से रहती हैं इनके अलग अलग कामों की वजह से, पर पिछले 2.5 साल जिसमें इनके ऊपर तमाम अलग अलग आरोप भी लगे, पर उसके बाद इनको कोर्ट पर भरोसा था, न्याय भी मिला। पर अभी इस हफ्ते जो इनकी चर्चा है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के, और वो मुलाकात इसलिए क्योंकि वो लगभग 2.5 साल बाद हुई। बृजभूषण जी, एपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। हाँ विशर जी, ये जो मुलाकात है लगभग 2.5 साल बाद, 31 महीने बाद, इसको लेकर के बहुत सी चर्चाएं हैं, आपके कुछ बयान भी आए। पर क्या इन चर्चाओं पर जो तमाम राजनीतिक लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मुलाकात पर? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मेरे एक बेटे भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, एक मेरे बेटे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि मैं पूर्व सांसद हूँ, तो योगी जी से जो मुलाकात है कोई अनहोनी घटना नहीं है जी। इसका कोई बहुत मायने नहीं है। नहीं, पर अनहोनी इसलिए, अनहोनी तो नहीं कहेंगे, पर मतलब जो पिछले दिनों आपके कई ऐसे बयानों में कई ऐसी चीज़ निकल गई जिससे लोग नाराज़गी का भाव मान रहे थे। तो अगर इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकें, इस मुलाकात की पटकथा। देखिए, एक दूसरे का हाल चाल तो होता ही रहता था। जैसे योगी जी से या उनके गुरु जी से मेरे 56 साल पुराने संबंध हैं, और गुरु जी के साथ भी यानी अवैधनाथ जी के साथ भी मुझे सांसद रहने का मौका मिला, इनके साथ भी सांसद रहने का मौका मिला। और आप कह सकते हैं कि अच्छे संबंध थे, चूँकि ये वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो मर्यादा बनाए रखते हुए जो भी संबंध होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ और संत के बीच में एक मर्यादा होती है, मर्यादा बनाए रखते हुए जो भी संबंध था मेरा वो बहुत मधुर था। लेकिन अचानक, ये किसी का दोष नहीं है, परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आपने एक बात कही, आपने एक जगह ये कहा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयाँ होंगी। तो वो क्या रुसवाइयाँ थी? वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई माने या ना माने, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं कम से कम ज्योतिष को मानता हूँ। जनवरी महीने में यानी 22 दिसंबर लास्ट और जनवरी महीने में मेरी 7.5 लगती है, और 29 दिसंबर को मैंने योगी जी को 8 जनवरी के लिए आमंत्रित किया था, और 6 जनवरी को मुझे एक अधिकारी के द्वारा ये मैसेज आया या बातचीत हुई कि योगी जी नहीं आ पाएंगे। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और उस समय मैंने उस अधिकारी से यही कहा था कि अब जब तक योगी जी मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं आएंगे। और ये चल ही रहा था, 2-4 रोज में मुलाकात होती, परिस्थितियाँ बदलती, तब तक अचानक जो है मेरे खिलाफ 18 जनवरी को धरना हो गया दिल्ली में। और फिर उसके बाद मैंने किसी राजनीतिक व्यक्ति से, अपने पार्टी के किसी भी नेता से मैंने मिलने का प्रयास नहीं किया। किसी बड़े नेता से? किसी से नहीं, किसी से लेकर यूपी तक, दिल्ली से लेकर के यूपी तक किसी से मिलने का प्रयास ही नहीं किया। मुझे लगा कि ये लड़ाई मेरी है, और मैं इस लड़ाई में अगर पार्टी को घसीटता हूँ तो पार्टी का नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि आग का दरिया है और इसको मुझे खुद ही तैरना है।
पर उसी दौरान तो चुनाव भी थे और तमाम कयासबाजी लास्ट तक होती रही, आपके टिकट को लेकर के असमंजस की स्थितियां रहीं, बाद में करण को टिकट मिला, तो क्या उस दौरान भी किसी से मुलाकात नहीं हुई, कोई पैरवी नहीं? नहीं, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, कोई पैरवी नहीं। किसी से कभी भी मैंने टिकट के लिए, करण के या अपने लिए, मैंने किसी से नहीं कहा, किसी से कभी नहीं कहा। आपके कद के कारण या आपके वर्चस्व के कारण, आपकी अपनी जनता के बीच पकड़ के कारण करण को एक ऑप्शन के तौर पर देखा गया है आपके? देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 89 से जुड़ा हूँ, और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी थी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयाँ रही होगी, वो स्थिति 2009 की थी। अच्छा, ये बताइए, अभी तो मुलाकात, जब आपकी जिस दौर में मुलाकात हुई, उस दौर में मुलाकात के मायने इस कारण भी तलाशे जा रहे हैं। एक तो आपकी पुरानी नाराज़गी की जो भी बात है, उसके अलावा अभी की चीज़ें कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े बदलाव के संकेत की बात है। नाराज़गी का कोई वो नहीं, एक मुंह से निकल गया कि भाई बुलाएंगे तो आएंगे। ये मैंने कभी नहीं कहा कि बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, ये मैंने कभी नहीं कहा कि बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, बुलाएंगे। पर आपने भी तो प्रयास नहीं किया उनके पास जाने? नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं किया। देखिए, मैंने किसी के लिए नहीं किया। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई। और लेकिन मुलाकात अगर मेरी किसी से हुई है तो उस मुलाकात के लिए वहीं से खबर आई है। और मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जब तक संकट का काल था, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। हमारी मदद हुई है, जो होनी भी चाहिए, जिसने किया है उसको आप जानते हैं, लेकिन मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने कभी मिलने का प्रयास नहीं किया। जिस बदलाव का मैं सवाल पूछ रहा था, क्या लोग जिस चीज़ से आपकी मुलाकात को जोड़ रहे हैं कि यूपी में कुछ बदलाव हो सकते हैं बड़े स्तर पर, और इस मुलाकात को उस बदलाव से भी जोड़ा जा रहा है कि आपको भी कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये मेरी मुलाकात बिल्कुल व्यक्तिगत थी, और आप कह सकते हैं पारिवारिक थी, व्यक्तिगत थी, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। और हम लोग काफ़ी दिन से जो नहीं मिल रहे थे, तो उसी संबंध में बात हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं। और पर मिनट, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, दो राजनीतिक व्यक्ति मिले और कोई चर्चा नहीं? विश्वास करिए, शपथ पूर्वक कहता हूं कि कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, केवल एक दूसरे का हाल चाल लेते रहे। आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, बस, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। और जहां तक आपने बदलाव की बात की कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कुछ बदलाव, तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में कोई बदलाव की संभावना है। अच्छा, ये बताइए, आमतौर पर जितने भी लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उन सब की तस्वीर जारी होती है और बाकायदा लिख करके कि कौन मिला, किससे मिला। आपके बेटे भी जब मिले, पिछली बार जब भी मिले, लगातार तस्वीरें जारी हुई। आपकी मुलाकात की तस्वीर का सबको बेहद इंतजार था, पर वो तस्वीर नहीं आई सामने, ऐसा क्यों? एक तो तस्वीर खींची नहीं गई, तस्वीर नहीं खींची गई, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी कहेंगे नहीं, तब तक कोई तस्वीर लेने वाला अंदर नहीं आता है। और हमारे ख्याल से कोई ना कोई हिदायत ऐसी ज़रूर थी कि जब तक हम लोग बात करें तब तक डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसा मुझे लगता है कि हिदायत थी कि जब तक बात करें, और हम लोग बातचीत करने में ही इतना मशगूल रह गए कि तस्वीर की बात नहीं आई। लेकिन अगर ये तस्वीर आने का मतलब ये है कि प्रमाणित हो जाता कि हाँ हम मिले हैं, तो भाई हम नहीं मिले हैं। आप ही लोग कहते हैं मिले हैं, आप ही लोग फोटो खींचे हैं, तो भाई हम उसके बारे में क्या कहें। लेकिन तस्वीर को लेकर के कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उसके जस्ट दूसरे दिन प्रतीक की मुलाकात भी संजोग है। आप सब लोग विधिवत जानते हैं कि जो पार्टी के जैसे मंत्री हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे समय लेना पड़ता है। एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको फ़ोन करना पड़ता है कि हम मिलना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई लखनऊ में है, तो उसी में से होता है, तो संजोग है, उसको किसी प्रयोग के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रतीक की मुलाकात जो केशव जी से हुई, वो एक संजोग है। अच्छा,
एक चीज़ और, जो आपका कठिन दौर चल रहा था, आपने 7.5 की भी बात कही। हम उस समय जितनी बार भी आपका इंटरव्यू किया, आपने खुद पर तो भरोसा जताया, आपने कहा आप साफ पाक निकलेंगे। और उस दौरान कानून पर भी आपको पूरी तरीके से भरोसा था, पर लगातार आपको अलग अलग साधु संतों के बीच, क्योंकि आप बगल में अयोध्या में लगातार जो प्रोग्राम्स है वो रहते हैं, तमाम साधु संतों के बीच में, भगवान के बीच में आपको देखा गया। ये जो कानून के साथ साथ ईश्वर पर जो आस्था है, ईश्वर पर जो प्रेम है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बचपन से है, मेरा ये प्रेम बचपन से है, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो उसमें साधु संतों का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास जी, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 19-20 साल का मैं था जब मुझे चोट लगी थी, तो उन्होंने मुझे खून दिया था। अच्छा जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है महंत ज्ञानदास जी, बहुत बड़ा नाम है। अगर कोई साधु संतों को जानता होगा तो महंत ज्ञानदास जी को जानता होगा। उन्होंने मुझे खून दिया था, और आपको आशीर्वाद प्राप्त है। खून दे करके जान बचाया था, खून दे करके जान बचाया था। मैं 12 घंटे से बेहोश था और ब्लड नहीं मिल रहा था, ओ पॉजिटिव ग्रुप था, संजोग था कि ब्लड नहीं मिल रहा था। उन्होंने जा कर के जाँच करवाया और उनका ब्लड मिल गया, वहीं लेट करके उन्होंने ब्लड दे दिया और 2 यूनिट ब्लड दिया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत खून गिर चुका था। और उस दिन उनकी कुश्ती थी, ब्लड दे करके वो आकर के कुश्ती लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला चुनाव था 91 में, तो ये जो स्वर्गीय आनंद सिंह हैं, अभी 10-15 दिन पहले स्वर्गीय हो गए, इनका इतना भय था कि 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, विशेष करके मनिकापुर और मेहनौन, 2 विधानसभा थी। मेहनौन से प्रत्याशी से घनश्याम शुक्ला हम ही ने लड़ाया था, वो उनका मन पछड़ रहा था, उनको लड़ाया। और मनिकापुर लोकसभा का चुनाव साथ साथ हो रहा था। उस समय मनिकापुर और मेहनौन की सारी पोलिंगों पर अयोध्या के संत बूथ एजेंट बने थे, चुनाव एजेंट बने थे, और सारा जो है उसको क्या कहते हैं कि रखाने का काम, बूथ का रखाने का काम कर रहे थे। और उस समय इनका इतना आतंक था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके कोई गाड़ी में गया है और पानी पीने की कोशिश करेगा तो दुकानदार नल खोल देते थे, नल खोल देते थे या नल पकड़ लेते थे। और उस समय अयोध्या के संत गन्ने के खेत में रात भर रहे, क्योंकि दरवाजे पर रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। गन्ने के खेत में रह करके, छिप करके, फिर सुबह जैसे कभी लंका घेरा था हनुमान जी ने, उसी तरीके से सारी पोलिंगों पर अयोध्या के साधु दिखाई पड़ रहे थे। मेरा बचपन से संबंध है। आज मैं अगर कुछ हूँ तो इसमें मान करके चलिए, इसमें संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा संबंध ये कोई नया नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी मेरा एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैंने संतों को कभी नहीं छोड़ा, हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ा, और हनुमान जी ने हमको भी कभी नहीं छोड़ा। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि गोली छू करके मुझे चली जाए? ये गोली छू करके चली गई, मुझे दाग पड़ा है। ये गोली छू करके मुझे चली गई, ये गोली छू करके चली गई, ये गई अभी अंदर है, ये हाँ अंदर है अभी। एक 9mm के बुलेट स्टेन गन से फायर हुआ था, अंदर है। एक ये चली गई। 5 गोलियां लगने के बाद मैं एक क्षण के लिए बेहोश नहीं हुआ। ये हनुमान जी की कृपा नहीं है तो और किसकी कृपा है? संतों की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? ये किस लड़ाई में हुआ? ये एक बार 80 के आसपास यहीं स्थानीय कुछ मुसलमानों ने मेरे ऊपर अटैक किया था। आपने चूंकि आनंद सिंह जी का जिक्र आपने खुद कर दिया, उसको लेकर के राजनीतिक कयासबाजी भी ढेर सारी है। सीएम चूंकि वहाँ गए तो आपके जो विपक्षी गुट के लोग थे वो ये कहने लगे कि अब तो उधर वर्चस्व ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर अब मुलाकात के बाद वो बैलेंसिंग की बात लोग कह रहे हैं। नहीं, जब एक ही पार्टी में है तो क्या बैलेंस, क्या ना बैलेंस। जब दोनों लोग एक ही पार्टी में हैं तो उसमें कोई ऐसा टकराव तो है नहीं। अगर गए तो जाना भी चाहिए, उनकी मृत्यु हुई थी तो उसमें कोई ऐसा नहीं देखना चाहिए। एक सवाल, आपका एक जो बयान पिछले दिनों था, अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के आपने कई बातें कही और अधिकारी सुनते नहीं हैं, जनता की समस्याओं का निदान नहीं होता है। अभी क्या उस आपने बयान पर, पुराने बयान पर कायम है? नहीं,
देखिए ये बयान जैसे कभी कभी आते हैं, कभी कभी ऐसा अवसर आता है। अब जैसे प्रदेश में कहीं कहीं ऐसे दिक्कतें हैं। अब जैसे मेरे गोंडा में इस समय कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले एक कमिश्नर थे अग्रवाल साहब, और एक अग्रवाल साहब डीआईजी थे, उस समय सबको दिक्कत थी। अब और ज़िले में अलग अलग परिस्थिति है, कहीं दिक्कत होती है, कहीं दिक्कत नहीं होती है। अभी स्थितियाँ ठीक है। नहीं, हमारे ज़िले में स्थितियाँ ठीक है। अच्छा, आपने बात की शुरुआत में जब सीएम की मैं बात कर रहा था तो आपने कहा कि 56 साल पुराने संबंध, उनके गुरु से संबंध, उनसे संबंध, उस समय की कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें, संबंध की जो शुरुआत थी, आप लोग साथ में बैठते थे, उठते थे, खेलते, तो उस समय कोई चीज़ याद? देखिए उसमें जैसे एक मर्यादा, एक संत की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को की रेखा तोड़ करके हर प्रकार के संबंध थे। गोरखनाथ मठ से आपके रिश्ते रहे, तो क्या उसी रिश्ते के कारण आपकी और सीएम की जो करीबियां हैं वही रही, या उसके अलावा भी कोई और कारण है इसको लेकर के आप? नहीं, मन भी मिलता था, मन भी मिलता था। जैसे वो व्यायाम के शौकीन हैं, स्वास्थ्य के शौकीन हैं, एक्सरसाइज के शौकीन हैं, तो मन भी मिलता था। पर आप अभी व्यायाम करके ही? हम तो व्यायाम करके ही आ रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। कुल कितने घंटे देते हैं अपने जीवन का व्यायाम पर आप? व्यायाम पर तो मान करके चलिए, अब जैसे ये आज 1 घंटा 7 मिनट व्यायाम किया, हाँ, और फिर आधे घंटे का रेस्ट समझ लीजिए, और स्ट्रेचिंग वगैरह मिला करके 1.5 हो गया, नहाते वहाते 2 घंटा हो गया, लेकिन 2 घंटा मैं देता हूँ, और यही मेरी पूजा है। यही पूजा? हाँ, यही पूजा है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी, 2024 का जब चुनाव था तो 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तमाम ऐसे क्षत्रिय नेता थे जिनकी ऐसी कुछ टिप्पणियां थी जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, ऐसा लोगों का मानना है, जिस कारण सीटें कम हुई। अभी जो आपकी मुलाकात हुई है, क्या इससे आपको लगता है कि जो क्षत्रिय राजनीति है उस पर भी कोई असर पड़ेगा और उस पर भी एकजुटता का कोई मैसेज जाएगा? देखिए, जब आप मुझको क्षत्रिय कहते हैं और या क्षत्रिय राजनीति से बांधते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जिस लोकसभा में मैं बैठा हूं या जिस जनपद में आप बैठे हैं, गोंडा जनपद, बहराइच, यहाँ राजपूत 5वें या 6ठे नंबर का वोट है, 5वें या 6ठे नंबर का वोट है। अगर निकाला जाए तो 5वें या 6ठे नंबर पर हम आएंगे। तो हम संख्या के बल पर, राजपूत के बल पर, क्षत्रिय के बल पर सांसद नहीं होते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं, कम से कम हम सबको लेकर के चलते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे एक आध बयान है कि मैं मुसलमानों के घर छिप कर नहीं जाता हूँ। सुना होगा आपने बयान कि मैं मुसलमानों के घर भी छिप कर भी उन्होंने ये काम किया। अच्छा, ये बताइए, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर आप और सीएम एक मंच पर वैसे नहीं देखे गए, आपने एक कार्यक्रम बोला उसमें भी वो नहीं आए, क्या अब आने वाले दिनों में? 19 के बाद तो हम लोग बहुत कार्यक्रमों में साथ रहे। 19 के बाद 20 में, 21 में, 22 में हम बहुत कार्यक्रमों में साथ रहे। लेकिन 2.5 साल तो 7.5 लगी थी ना, तो 7.5 तो कुछ ना कुछ करवाएगी ना। अब वापस से एक मंच पे फिर दिखेंगे आप? बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे। 1991 में आप पहली बार चुनाव जीतते हैं, 1998 में योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं। उस दौरान जब शुरुआती तौर, क्योंकि रिश्ते तो आपके और पुराने हैं, पर वो जब सांसद बन के गए उस दौरान शुरुआती तौर पर कैसे रिश्ते रहे, क्या कुछ आपने उनके लिए, क्योंकि सांसद में वहाँ चीज़ें नहीं रही होंगी, आपने क्या कुछ सिखाया उस समय के, अगर कोई वाक्य? सिखाने वो सीखे सिखाए थे, लेकिन हमारे संबंध उनके सांसद बनने के पहले से हो गए थे। मंदिर पर मेरा आना जाना होता था, एकदम बढ़िया व्यवहार। मैंने कहा कि एक संत की मर्यादा छोड़ करके जो व्यवहार होना चाहिए सब पहले से हमारा चलता था। क्या आप कभी सीएम के क्षेत्र में भी उनके लिए भी कभी प्रचार करने कभी आप गए? कभी नहीं, सीएम के क्षेत्र में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और सीएम के क्षेत्र में जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो सीएम से भी जुड़े हैं। अब सीएम के क्षेत्र में मुझको जाना पड़े। सीएम से कहने का मतलब, जब 1998 में जब वो सांसद बना, कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, उनके मंदिर पर कई कार्यक्रमों में गया हूँ, मैं कई कार्यक्रम में गया हूँ। कभी भी कोई कार्यक्रम करते थे तो बुला लेते थे, जाते थे। अच्छा, जो ये रिश्ते रहे आपके पुराने रिश्ते, जब वो सीएम बन गए, आप तो सांसद उस दौरान भी रहे, उस दौरान रिश्तों में किस तरीके की मिठास रही, किस तरीके? केवल इतने था
कि कभी याद कर लेंगे तो चले जाएंगे, बस, और कोई नहीं था। अच्छा ये बताइए, आगे की बात करते हैं। 2027 का चुनाव सामने आ रहा है। देवी पाटन मंडल जो पूरा का पूरा है, उसमें आप जिसको चाहते हैं उसको नेता बनाते हैं, उसका कहीं ना कहीं सिक्का चलता है। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं लोग, लेकिन देखिए जब चुनाव आता है तो मैं सब कुछ भूल करके सबकी मदद करता हूँ। और कोई विधानसभा हो, कोई विधानसभा आसपास की कोई विधानसभा, कम से कम 10-20 विधानसभाएं ऐसी होंगी कि जहाँ कम से कम 500 वोट तो मेरे होंगे ही। तो क्या नया समीकरण कुछ 2027 में आप कैसे, क्योंकि देखिए राजनीतिक व्यक्ति आप भले ही इस वक्त पद पर नहीं है, लेकिन जनता दरबार है, लोग रोज आते हैं, रोज आप हजारों फोन करते हैं। 27 के लिहाज से क्या नया समीकरण, क्या नई चीजें आप कैसे? ये काम पार्टी का है, ये काम पार्टी करेगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। और 200-400 आदमी हमारे हर क्षेत्र में हैं, 10-20 क्षेत्र में तो वही है, 500 वोट तो कम से कम हर क्षेत्र में है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने फिर वही आपने 7.5 की बात कही, पर क्या आपको ये लगता है कि जो आरोप आपके ऊपर पहलवानों द्वारा लगाए गए, क्या उन्हीं आरोप के कारण रिश्ते खराब हुए? आपने अपनी तरफ से तो आप नहीं गए, लेकिन सामने की तरफ से भी किसी ने बोला, क्या उन्हीं आरोपों के कारण लोगों ने आपसे दूरी जो थी? हमारे ऊपर ऐसा आरोप था, हमारे ऊपर एक ऐसा आरोप था, ये आरोप देश में इसके पहले भी लगे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन देश का मैं पहला आदमी हूँ कि समाज मेरे साथ रहा, पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ रहे, और नेताओं का भी एक जो सहानुभूति होती है वो हमारे ही साथ थी, क्योंकि हमारे सारे नेताओं को ये पता चल गया था ये षड्यंत्र है। लेकिन एक ऐसा आरोप है कि अगर कोई हमारे साथ मंच साझा करे या हम किसी से मिलने जाएं तो मीडिया क्या सवाल खड़ा करेगी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का देश भर के देखिए कुछ अपवाद होते हैं, देश भर के कार्यकर्ताओं का और पार्टी का आशीर्वाद और सहानुभूति और समाज का बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ रहा। और कभी मेरी चाल जो है आप देखे हो, कभी मैं मुरझाया नहीं, बल्कि जब ये आरोप लगा तो मैं थोड़ा तन करके चलने लगा। पहले थोड़ा कभी कभी ढीला चलता था, लेकिन जब ये आरोप लगा तो जब भीड़ भाड़ देखते थे एयरपोर्ट हो या कहीं, तो थोड़ा तन कर चलते थे, विश्वास, हाँ तन कर चलते थे, क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते थे कैसे हैं भाई। अब इतना बड़ा आरोप है, और भी आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैम्पियन, मतलब विश्व विख्यात, तो ऐसे में लोगों की नज़र मेरे ऊपर रहती थी, आपकी भी नज़र थी, तो इसलिए आपने कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा होगा। थोड़ा एक्सरसाइज और बढ़ा दिए, थोड़ा खान पान ठीक कर लिए, नियम संयम ठीक कर लिए, और परिणाम तो जो है वो जानते हैं कि परिणाम क्या होना है। पछताएंगे, सब पछता रहे हैं, पछताएंगे। अच्छा, आपकी छवि जो है, मतलब आप तो ये अपने शैली के कारण तो जाने जाते हैं, आपकी छवि रॉबिनहुड वाली भी है, एक हेलीकॉप्टर से चलना, घुड़सवारी करना, एक्सरसाइज करना, इस रॉबिनहुड वाली छवि के बारे में थोड़ा बताइए दर्शक। देखिए रॉबिनहुड, अब आप आए हैं तो हम चाहेंगे कि सन 1974 में मेरा घर गिराया गया था, और मेरे जीवन का पहला मुकदमा वही है, मेरा ही घर गिराया गया था, और हम लोग पूरे परिवार अरेस्ट हुए थे, और पहला मुकदमा। उसके बाद तो आप ज़रा जा कर के देख लीजिए और गांव वालों से पूछ लीजिए कि सही है कि गलत है। हम चाहेंगे ज़रूर आज देख करके जाइएगा, जो हमारा पुराना घर देख करके जाइएगा कि सही है कि गलत है। अब चलता गया, और रहा सवाल हेलीकॉप्टर का, तो देखिए मुझे जैसे तकलीफ़ में मैं किसी के सुख में ना पहुंच पाऊं, तो मेरी आदत है कि मैं दुख में ज़रूर पहुंचता हूं। अब जैसे देवरिया में किसी के यहाँ जाना है, गोरखपुर में किसी के यहाँ जाना है, आजमगढ़ में किसी के यहाँ जाना है, तो हम कितना चलेंगे? तो हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। अब पता नहीं मेरा है कि किराए का है, कैसे है। अब चला गया, वहाँ भी चला गया, अपना कार्यक्रम भी कर लिया। मुझे ज़रूरत है, मैं जाता हूँ, मुझे ज़रूरत है, मैं जाता हूँ। घोड़े के भी शौकीन? घोड़ा तो बचपन से, घोड़ा देखिए, ये घोड़ा और गाय ये पहले हर दरवाजे पर होता था, ये हमारे यहाँ नहीं, हर दरवाजे पर
घोड़ा होता था, बहुत लोग हाथी पालते थे। मैंने भी शुरू से घोड़ा पाला, मैंने भी शुरू से कुत्ता पाला, गाय शुरू से पालते हैं, आज भी गाय को गुड़ खिलाते हैं। तो इसको शौक से ना देखा जाए, ये एकदम परंपरा थी गांव की परंपरा थी। हर गांव में 4-6 लोग जो थोड़ा ठीक ठाक होते थे घोड़ा पालते थे। पहले घोड़े से ही चलते थे, घोड़ा पालना शुभ भी माना जाता है। अभी भी करते हैं घुड़सवारी? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हाँ कर सकते हैं। हैं, लेकिन रोजाना ऐसा कोई मतलब रूटीन? समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। कभी कभी बैठ लेते हैं ऐसे। हाँ। एक आपको एक चिट्ठी मिली थी, उसकी चर्चा रहती है 1996 में जब आप जेल में थे, तो वाजपेयी जी ने आपको सावरकर को पढ़ने को लेकर के कहा था। वो क्या वाकया जरा कर वो बताएं। देखिए, मैं जेल में बंद था और उस समय भी देखिए ये षड्यंत्र भी कांग्रेस की देन है, ये षड्यंत्र भी कांग्रेस की देन है। पहली बार जब मैं जेल गया था, मेरा घर गिराया गया था, तब भी कांग्रेस का ही षड्यंत्र था। और उस समय भी 96 में ही षड्यंत्र के तहत मुझे और कल्पनाथ राय को जेल भेजा गया। तो उस समय मैंने ये बोल दिया था, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उस समय चंद्रशेखर जी और वीरेंद्र सिंह मस्त, पूर्व सांसद बलिया, स्वर्गीय अटल जी का एक पत्र लेकर के गए थे कि जाहे बिद राखे राम वाहे बिद रहिए। और उनका एक संदेश था, एक तरीके से एक संदेश था कि हम आपके साथ हैं। उनको पता था कि षड्यंत्र हुआ है, अडवाणी जी को भी पता था षड्यंत्र हुआ है। और चंद्रशेखर जी ने मुझको समझाने का काम किया कि आप पार्टी का संकट, पार्टी को देखिए, आपके ऊपर गलत ही सही, लेकिन आरोप ये है कि आप दाऊद के लोगों को पनाह दिए हैं। गलत ही सही, लेकिन दाऊद के लोगों को पनाह दिए हैं, तो पार्टी कैसे आपको टिकट दे देगी। तो आप मेरी बात मानो, या कह लीजिए कि वो हमारे गार्जियन थे, चंद्रशेखर जी भी गार्जियन थे। अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, संदेश वाहक भी कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बात मानो, पत्नी को चुनाव लड़ने दो। और मैंने उनका आदेश स्वीकार कर लिया। तो आपने तो पढ़ा था सावरकर जी? हाँ, सावरकर को हम पढ़े, बहुत पढ़े। हम पढ़ते रहते हैं थोड़ा, लेकिन यह थोड़ा दिमाग कम है तो याद कम रहता है, लेकिन काम की चीज़ मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने सबको पढ़ा है। तो संघर्ष के दौरान सावरकर जी को पढ़ करके आत्मबल महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, वो लोग, उनके सगे भाई उसी जेल में बंद थे, और उनको 7 साल या 8 साल बाद पता चलता है कि मेरा भाई भी यहाँ बंद है। कैसा था जीवन उन लोगों का। और वहाँ जा कर के मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती थी, उसको एक रोज़ पहले सावरकर जी के बैरिक के सामने ला करके उसको बंद किया जाता था। ऐसे बैरिक है सावरकर जी की, और फांसी का वो है। तो एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले फांसी होती थी, तो उसको सावरकर जी के कमरे के ठीक सामने, यानी आप कह लीजिए कि 30 फीट की दूरी पर, 40 फीट की दूरी पर रखा जाता था। और सोचिए, उस समय ना लैट्रिन था, ना बाथरूम था। कैसा रहा होगा उन लोगों का जीवन। एक कहानी आपसे और जुड़ी है, एसपी पर पिस्टल तानने की कहानी। छोड़िए, वो बहुत पुरानी बातें हैं, बार बार मत कहलवाइए, वो सब आ चुका है। इसके बारे में नहीं, कुछ नहीं। अरे छोड़िए। एक चीज़ और, आपने एक और कहानी है, अगर थप्पड़ मारने से लेकर के एक व्यक्ति की हत्या तक की बात आपने कही कि आपके हाथों हुई है, उसके बारे में क्या चाहते हैं, मुकदमा चल जाए क्या? छोड़िए, जब आ चुका जो विषय, तो क्या है उसमें। इतना साफगोई से कोई अपनी बात रख नहीं पाता, इस कारण। बचपन था, बचपन में थोड़ा हो जाता है। एक सवाल और, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जिस तरीके से एक समय रामायण पर टिप्पणी करना, कांवड़ यात्रियों पर टिप्पणी करना, देखिए, एक समय एक फैशन चला हुआ है, एक फैशन चला हुआ है। आप देखिए, उनका नाम क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी उनके माता पिता ने जब उनका नामकरण किया, तो उस समय उनके दिमाग में क्या चित्र रहा होगा। स्वामी, किसी संत का आशीर्वाद, स्वामी प्रसाद, स्वामी जी का आशीर्वाद, स्वामी प्रसाद। आवाज़, वो गाली देने का काम करते हैं। ये समय का फेर है। यही तो मैं चाहता हूं कि भाई, राजनीति आप करो, कोई भी राजनीति करे, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है,
और ना कोई देगा कि आप जो है सनातन के नाम पर गाली दो, आप हिंदू के नाम पर गाली दो, आप जो है कांवरिया को गाली दो, आप संत भेष को गाली दो, आप व्यक्ति को गाली दो, ये चलेगा। अगर कांवरियों के भेष में कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करते हैं तो उसको प्रशासन देखेगा, आप सूचित करो। लेकिन अब आप पूरे समाज को गाली, ये फैशन है, ये फैशन। और यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता से दूर हो रही है। यही कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है। इस देश में हिंदू समाज को गाली दे करके कोई राज्य नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यप जग दुख दारुण नाना, यद्यप जग दुख दारुण नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। तो आप जब जाति को गाली देते हो, धर्म को गाली देते हो, सनातन को गाली देते हो, मनु को गाली देते हो, राणा सांगा को गाली देते हो, हमीर को गाली देते हो, शिवाजी को गाली देते हो, महापुरुषों को गाली देते हो, तो यही आपको दूर ले जा रहा है। तो एक तबके की राजनीति यही हो गई है, जातियों को गाली देना, महापुरुषों को गाली देना। ये बंद होना चाहिए और बंद होगा। इस बात को बहुत जल्द ये लोग महसूस करेंगे, बहुत जल्द महसूस करेंगे। आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो इतनी दूरी बना करके चल रही है, समय समय पर विरोध करती है, ये ताला किसके समय में खुला? हाँ, फिर शिलान्यास क्यों किया था उन्होंने? 89 में उन्होंने अपने चुनाव के अभियान की शुरुआत शिलान्यास करने के बाद किया। आवाज देखिए। तो कांग्रेस उसके करीब नहीं जाना चाहती है, भुना नहीं पाई। आप कैसे देखिए, सहयोगी उनके लेफ्ट राइट जो आए, सब वामपंथी आ गए, सब वामपंथी हैं। इस समय उनके कार्यालय में वामपंथी भरे पड़े हैं, जिन्होंने इस देश के इतिहास को मिटाने का काम किया। बहुत लंबी बहस हो जाएगी, वही आज उनके सलाहकार हैं। तो जो सलाह देंगे, अगल बगल जैसे लोग रहेंगे वैसे विचार होगा। और बस एक विस्फोट को ही करेंगे, रोज लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक विस्फोट को ही करेंगे, किसी को शैतान बता देंगे, बस काम खत्म। अच्छा, एक सवाल हम बस खत्म करने के कार पे हूँ। देवीपाटन मंडल में हम मौजूद हैं। एक प्रकरण पिछले कुछ दिनों से पूरे देश की सुर्खियां बटोरे हुए, छांगुर का प्रकरण, धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस। आप चूंकि खुद सांसद रहे, क्या आपने, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दशकों से वो ये काम कर रहा था, क्या आप लोग के संज्ञान में कभी ऐसा कोई प्रकरण आया या ये छुपा रुस्तम तरीके से था? क्या था, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? छुपा रुस्तम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के संज्ञान में नहीं था। छुपा रुस्तम कह सकते हैं। ये तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, और इधर जब तत्काल घटनाएं घटी और फिर प्रशासन ने या जो हमारी एजेंसी है उसने लग करके जब निकाला है, तब गोंडा बलरामपुर के लोगों को मालूम हुआ कि छांगुर बाबा कोई हैं। तो आपकी चूंकि फैन फॉलोइंग बड़ी है, आपको लोग मानते हैं, क्या आप अपने लोगों के माध्यम से इसको लेकर के कोई अभियान चलवाएंगे कि जो जिन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है ब्रेन वॉश करके, वो कम से कम ऐसे चंगुल में न फंसे? इसको लेकर के आप, क्योंकि आपका क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया, ऐसी बात कही जाती है। हम तो रोज़ भाषण देते हैं, हम तो सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं कि आपके बेटी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और आपकी बेटी माँ के सामने नहीं बात कर सकती, भाभी के सामने नहीं बात कर सकती, बहन के सामने नहीं बात कर सकती, और फ़ोन लेकर के वो अलग चली जाती है, तो आपके कान तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए कि किस महाशय का फ़ोन है कि हमारी बेटी माँ के सामने नहीं बात कर सकती, भाभी के सामने नहीं बात कर सकती। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ बोलता रहता हूँ। मैं साल का साल कार्यक्रम करता हूँ, उसमें संकेत करता रहता हूँ। संकेत ही कर सकते हैं हम लोग, इशारा ही कर सकते हैं। जो लोग माने माने, ना माने ना माने। आखिरी सवाल, अब बृजभूषण शरण सिंह, बस ये आखिरी है, अब हम बृजभूषण शरण सिंह जी को अगली किस भूमिका में देखने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं, आगे की भूमिका आपकी कैसी हो? देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। जो पार्टी इस्तेमाल करेगी करेगी, नहीं तो हम अपना, जो मैं बच्चों का, क्षेत्र का, बे पेड़ पालो आप देख रहे हैं,
ये पेड़ पालो आप देख रहे हैं। मैंने सन 1992 में नारा दिया था स्वस्थ, पहले गोंडा दिया था, अब देवी पाटन मंडल दे दिया हूँ, अब 4-6 जिले और बढ़ा लिया हूँ। स्वस्थ और शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, 3 विषय मैंने चुने हैं। इतना काम है कि आप सोच नहीं सकते। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं? अब वो होगा तो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप बृजभूषण शरण सिंह जी को सुन रहे थे, पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं, पर उनका कहना है कि जो मुलाकात थी वो बेहद ही पारिवारिक मुलाकात थी और सिर्फ पारिवारिक बातें हुई हैं। पर जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं ना हो, ऐसी बात जनता नहीं मानती। पर बृजभूषण जी जो बात कह रहे हैं, हम उसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।